हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट का टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर आबंद कोटि। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आबंद कोटि क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करूंगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये थोड़ा टफ पार्ट रहता है बहुत सारों के लिए, लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो किसी अणु के आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो, आबंधी कक्षक क्या होते हैं, प्रति आबंधी कक्षक क्या होते हैं। तो इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आबंधी कक्षक क्या होते हैं और प्रति आबंधी कक्षक क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप उनकी डेफिनेशन चेक कर लीजिए, फिर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी जब मॉलिक्यूल होता है उसके आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर, यानी कि पहले आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, फिर प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, उनका डिफरेंस लेना है और उसके आधे को, यानी कि उसके हाफ को अपन क्या बोलते हैं, आबंद कोटि या फिर बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी, यानी कि जो वही प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का डिफरेंस और इसका आधा भाग। ठीक है, तो 1/2 NB, बी मतलब कि बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स और Na मतलब कि एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आता है आबंद कोटि का महत्व। तो आबंद कोटि का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, इसका महत्व मतलब कि इससे अपने को क्या क्या चीज़ें पता चलती है, ये अपने लिए कैसे यूजफुल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आबंद की प्रकृति। तो आबंद कोटि के ज्ञान से किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी आबंधों की संख्या ज्ञात हो जाती है। संख्या मतलब कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या कौन सा सिंगल बॉन्ड है, ये अपने को किससे पता चल जाता है, बॉन्ड ऑर्डर से, आबंद कोटि से। अब वो कैसे पता चलता है, यदि आबंद कोटि 2 है तो परमाणुओं के मध्य क्या होगा, द्विबंध होगा, यानी कि अगर अपनी वैल्यू, बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले से अगर 2 आती है तो वो जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अगर 1 आती है तो सिंगल बॉन्ड, 3 आती है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चलता है, आबंद की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि स्थायित्व। अब स्टेबिलिटी का कैसे पता चलता है, किसी अणु में आबंद कोटि का धनात्मक मान यह बताता है कि अणु स्थायी है, और यदि आबंद कोटि ऋणात्मक अथवा शून्य है तो अणु अस्थायी है या अस्तित्वहीन है। सबसे पहले जो वैल्यू आती है बॉन्ड ऑर्डर की वो क्या होती है, अगर पॉजिटिव आई है तो जो अणु है वो स्टेबल है, अगर नेगेटिव आई है तो या फिर शून्य आई है तो वो क्या है, अनस्टेबल है या फिर उस अणु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो स्थायित्व का पता भी इससे चल जाता है। थर्ड आता है वियोजन की ऊर्जा। तो इससे देख लेते हैं, किसी अणु की वियोजन तथा स्थायित्वता उस अणु की आबंद कोटि के समानुपाती होती है। देखो ये क्या है, जो वियोजन ऊर्जा है और जो स्थायित्व है वो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आबंद कोटि का मान बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा और वियोजन ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू इस तरीके से आएगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आबंद लंबाई। किसी अणु में आबंद लंबाई आबंद कोटि के व्युत क्रमानुपाती होती है। तो देखो जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट होती है, यानी कि अगर आबंद लंबाई बढ़ेगी तो आबंद कोटि अगर बढ़ेगी तो आबंद लंबाई कम हो जाएगी, या फिर अगर आबंद लंबाई बढ़ेगी तो आबंद कोटि कम होगी। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है चुंबकीय इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव। तो आबंद कोटि की सहायता से किसी अणु के चुंबकीय गुणों का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वो कैसे, तो देखो यदि अणु में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो अणु क्या होगा, प्रतिचुंबकी, यानी कि डायमैग्नेटिक। अगर अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, यानी कि अणुचुंबकीय। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय क्यों होगा, अगर वो पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उनको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है। अगर नीड नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन से क्यों अट्रैक्ट होंगे, इस वजह से वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड
पेयर्ड है तो उसको क्या है कि पेयर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक यानी कि अणुचुंबकीय। और अगर अंशबंध कोटि यानी कि जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अगर आता है किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और अगर जैसे आता है 1/2 3/2 अगर ऐसी वैल्यू आती है तो वो हमेशा क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक यानी कि वो जो होंगे अणुचुंबकीय होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। सबसे पहले लेते हैं अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जो है होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन मतलब कि H2। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। हाइड्रोजन अणु के प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में 1s इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल एक हाइड्रोजन का देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1s में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर अपन H2 का देखें तो टोटल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे, सिग्मा 1s आणविक कक्षक में रहेंगे। अब वो कैसे, तो देखो ये है 1s1, ये है 1s1। यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अपन ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो ये जो चीज़ रहती है ये होती है एंटी बॉन्डिंग, जिसको अपन सिग्मा स्टार से डिफाइन करते हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं बॉन्डिंग, या जिसको अपन सिग्मा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लेना है 1s1 1s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा यानी कि यहाँ फिल कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फिल कर देते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, पेयर्ड हो गए दोनों, लेकिन अपने पास एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं आबंदी और इसको बोलते हैं प्रति आबंदी। तो इससे अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इससे अपने को पता चलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है, अगर अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आबंध कोटि निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है Nb-Na/2, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका आधा। तो सबसे पहले अपने पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले अपने यहाँ फिल करेंगे कि 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में देख लेते हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे अपन फिल करेंगे, लेकिन अपने पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग 0 है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। तो अपन यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, 0/2। तो यहाँ हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो जो हाइड्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा यानी कि वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो आया है वो 1 आया है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंस कैसे। देखो यहाँ पे जो था आबंध की प्रकृति वो ऐसे, जो यहाँ अगर जिसकी भी वैल्यू अगर 1 आई है, हाइड्रोजन में 1 आई है तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। सेकेंड, स्टेबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताता है, अगर पॉजिटिव है यानी कि अपनी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, स्थायित्व बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं वियोजन की एनर्जी। तो देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जैसे कि अगर अपन कोई वियोजन एनर्जी निकालते हैं तो इसकी जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी जो वियोजन ऊर्जा है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी पता चल जाएगा। और जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, इसके डायरेक्ट फिर व्युत क्रमानुपाती होती है, तो फिर वो क्या होगा कि कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आबंध कोटि की वैल्यू बढ़ेगी तो आबंध लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देख लेते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई है 1। ठीक है, 1 आई है और यहाँ पे अपने पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या पता चलेगा कि अपने पास ये जो है ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ पता चल गया आपको सारी इंपॉर्टेंस। सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है हीलियम मॉलिक्यूल का। तो हीलियम में कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, ये बस एक समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। ठीक है, तो 1s2 और 1s2 ये केवल सिंगल हीलियम का होता है। अगर अपन हीलियम मॉलिक्यूल ले रहे हैं यानी कि He2 ले रहे हैं तो देखो 1s2 एक हीलियम का हो गया, 1s2 एक हीलियम का हो गया। तो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 तो ये 2 हो गए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका लेना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ ये फिल हो जाएंगे। फिर जो ये 2 बचे हैं ये जाएंगे ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा एक, यहाँ आ जाएगा एक। तो एंटी बॉन्डिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ जो वैल्यू है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कैसे आएगी, जो हीलियम 2 है यानी कि He2, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1s की जो वैल्यू यानी कि यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं अपन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब अपन वैल्यू फिल करेंगे किसमें, फॉर्मूले में, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, और अपन में तो 2 है ही है, तो 2 - 2 यानी कि 0/2 यानी कि वैल्यू अपने पास आएगी 0। ठीक है, तो जो हीलियम है अगर वैल्यू 0 आती है तो उसमें जो इंपॉर्टेंस दे रखी थी उसमें क्या दे रखा था कि अगर वैल्यू 0 आती है तो उसका क्या होता है, कोई स्थायित्व नहीं होता है। यहाँ पे दे रखा था कि अगर वैल्यू
ऋणात्मक या जीरो आती है तो अणु का क्या होता है, अस्थायी होता है या फिर अस्तित्व नहीं होता है। तो जो हीलियम मॉलिक्यूल है He2 का, उसका कोई भी स्थायित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा और अस्थायी होगा। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो उसके मैं अलग अलग वीडियो डालूंगी। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक तो ये समझ में आ गया हो, इसका बेसिक आपको पूरा कंप्लीट हो गया हो बॉन्ड ऑर्डर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।